साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों में जो भी भर्ती परीक्षाएँ, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सेवारत शिक्षकों के लिए भी इसका अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसी शिक्षा नीति पर आधारित शिक्षा में व्यापक बदलाव अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। साथियों इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आज इस लेक्चर सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज ये पहली क्लास है, इसमें आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय को देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि शिक्षा नीति को लाने के पीछे भारत सरकार का मूल भाव क्या है, इसके पीछे जो मूल संकल्पना है उसको जानेंगे कि इसका आधार क्या है। काफ़ी बड़ी शिक्षा नीति है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जारी की गई है। इसमें आज हम देखेंगे इसका परिचय। यहाँ पर साथियों जो ये पहला पैराग्राफ है, आप परिचय देख रहे हैं। इस परिचय में सबसे पहले इस पैराग्राफ में शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि शिक्षा क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने और एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। यानी शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, इसके माध्यम से ही पूर्ण मानव क्षमता को विकसित किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमता होती है उसका सर्वोत्तम विकास अगर देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और साथ ही साथ न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास में शिक्षा योगदान देती है। राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में यह शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच की बात की गई है, यानी सभी तक शिक्षा पहुंचे, सार्वभौमिक पहुंच हो शिक्षा की, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, यानी शिक्षा में गुणवत्ता हो, अच्छी शिक्षा सभी तक पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा गया है। चीज़ों को समाहित किया गया है। सामाजिक न्याय की बात की गई है, समानता, वैज्ञानिक उन्नति की बात की गई है, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण की बात की गई है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति को लाया गया है। इसको आर्थिक विकास की कुंजी भी बताया गया है। भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी माना गया है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, उच्च स्तरीय शिक्षा अगर राष्ट्र में मिलती है तो उसी माध्यम से देश की जो समृद्ध प्रतिभा है, जो व्यक्तियों के अंदर जो भी प्रतिभाएं छिपी हैं, विद्यार्थियों के अंदर, उन सबका सर्वोत्तम विकास संभव है। और साथ ही साथ जो भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका भी सर्वोत्तम विकास और सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब शिक्षा की पहुंच सब तक हो और सभी लोग शिक्षित हों और कुशल हों। इस तरीके से इन सभी बातों को समाहित किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति के संवर्धन के साथ ही साथ समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई की बात की गई है। अगले दशक में बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। वर्तमान में भी भारत में सर्वाधिक युवा पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक युवा हैं, विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। इस तरीके से इस शिक्षा नीति के माध्यम से सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ शिक्षा की सार्वभौमिकता को बढ़ाना है। इस तरीके से इस पैराग्राफ में महत्व बताया गया शिक्षा के। और दूसरे पैराग्राफ में सतत विकास एजेंडे की बात की गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय सतत विकास एजेंडे यानी जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का, उसमें लक्ष्य 4 की बात की गई है कि लक्ष्य 4 में यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई है कि सभी के लिए समावेशी शिक्षा और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर को बढ़ाना है। इस तरीके से इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है कि समावेशी शिक्षा
सभी के लिए शिक्षा होगी और समावेशी होगी, यानी सबको साथ लेके चलने वाली होगी, समान गुणवत्ता युक्त होगी और जीवन पर्यंत सभी को शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जीवन पर्यंत। क्योंकि शिक्षा अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास और अधिगम। इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा को सभी के जीवन में इतना अवसर उपलब्ध कराना है कि वो कभी भी अगर व्यक्ति चाहे, अगर शिक्षा से किसी भी कारण से वो वंचित रह गया है अपने जीवन में, तो कभी भी वो शिक्षा को प्राप्त कर पाए। इस तरीके से सार्वभौमिकता को बढ़ाना है, शिक्षा की, एजुकेशन की जो यूनिवर्सलिटी है उसको डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सबको उपलब्ध कराना है। इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरह के जो उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने की बात की गई है। इस तरीके से जो 2030 का जो एजेंडा है, जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लक्ष्य 4 है, उसको हासिल करना है। और इस तरीके से आगे देखते हैं कि ज्ञान के परिदृश्य में इस समय बात की गई है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है पूरे विश्व में, जैसे कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अब वर्तमान में जो भी काम हो रहे हैं वो सब मशीनों के द्वारा संभव हो रहे हैं और इसमें कुशल कामगारों की जरूरत है। इस तरीके से इस शिक्षा नीति के माध्यम से विभिन्न ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कुशल कामगारों की जरूरत है और सभी के अंदर कुशलता को बढ़ाना है। इस तरीके से एक उद्देश्य रखा गया है शिक्षा नीति में। ये बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों की कुशलता को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महामारी की बात की गई है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विभिन्न महामारियां सामने आई हैं, वैश्विक महामारियां। तो इनके लिए जैसे कि रोग प्रबंधन हुआ, टीका हुआ, इन सब के विकास में अनुसंधान की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चर्चा की गई है, इसमें इसको बताया गया है, उस पर भी काम होना है, विभिन्न अनुसंधान होने हैं। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र परिवर्तन आ रहा है। इस तरीके से जरूरी हो गया कि जो कुछ सिखाया जा रहा है बच्चे उसे सीखें भी और जीवन भर सीखते रहने की कला भी उनके अंदर डेवलप हो, यानी सतत सीखते रहने की कला भी डेवलप हो। इस तरीके से रोजगार परक बनाने की भी बात की गई है और साथ ही साथ सीखने की कला को डेवलप करने का प्रयास किया गया है बच्चों के अंदर। इस तरीके से शिक्षा नीति को बनाया गया है कि बच्चे के अंदर सीखने की कला डेवलप हो। इन बातों को समाहित किया गया है। आगे जो भी अगर डिटेल में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी काफ़ी बदलाव आगे किए जाएंगे, अनेक प्रकार की परिवर्तन किए जाएंगे जिससे विद्यार्थियों के अंदर सीखते रहने की कला डेवलप होगी। इस तरीके से यहाँ पर विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर देने की जरूरत है। यहाँ पर केवल विषय वस्तु में ज्ञान देने के अलावा विद्यार्थियों में समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक रूप से सोचने और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इस तरीके से केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है बल्कि उनके अंदर समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, रचनात्मक रूप से सोचने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है। तो ये सब परिवर्तन होना है। आप आगे देख पाएंगे कि नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएँ। यानी जो भी विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करें, वो अपने वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर पाएँ। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा प्रणाली जो होगी वो शिक्षार्थी केंद्रित होगी, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित होगी, स्टूडेंट बेस्ड होगी, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी को केंद्र में रखा जाएगा। इसमें जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित होगी, लचीली होगी, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने की क्षमताएं विकसित करेगी विद्यार्थियों के अंदर और इस रूप में उनको सक्षम बनाएगी और साथ ही साथ रुचिपूर्ण होगी। इस तरीके से ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है और साथ ही साथ यहाँ सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से
शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए बांटा जाना चाहिए। विभिन्न सुधारों की बात की गई है, जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की बात की गई है। तो इस तरीके से 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं है। तो 2040 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली डेवलप हो जो पूरे विश्व में सबसे आगे रहे और हम उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और साथ ही साथ शिक्षा तक सब सार्वभौमिक पहुंच को बना पाए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले, किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यहाँ पर किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बालक संबंध रखता है, उसमें उसके साथ किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा, सबको समान और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त होगी। इस तरीके से यह लक्ष्य रखा गया है। तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, यानी 21वीं शताब्दी की यह पहली शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य क्या है कि देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। यानी देश के विकास में जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसरीज हैं, जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिसमें SDC 4 शामिल है। देखिए SDC 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लक्ष्य 4 को शामिल किया गया है, जहाँ पर समावेशी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात की गई है। उसको बार-बार इसका जिक्र हो रहा है इसमें। ये संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन, गवर्नेंस सहित पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यहाँ पर शिक्षा नीति विभिन्न प्रकार के नियमन करेगी। शिक्षा व्यवस्था में नए-नए नियम इसमें समाहित हैं, गवर्नेंस है, उसको कैसे गवर्न करना है, कैसे सही तरीके से लागू करना है, सभी पक्षों के सुधार की बात की गई है, पुनर्गठन की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद व्यक्ति के अंदर और विद्यार्थी के अंदर निहित रचनात्मक शक्तियों का विकास होगा, रचनात्मक क्षमताओं का विकास होगा, क्योंकि यह शिक्षा नीति इस सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमता के साथ ही साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवल किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि रचनात्मक ज्ञान को महत्व दिया गया है। किताबी ज्ञान के साथ ही साथ रचनात्मक ज्ञान को महत्व दिया गया है और बालकों के अंदर तार्किक क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो, इस बात पर ध्यान दिया गया है। उस तरीके की संरचना बनाई गई है और उस तरीके के उद्देश्य इसमें रखे गए हैं। और साथ ही साथ विकास के जो अन्य पहलू हैं, बालक के विकास के, विद्यार्थियों के जो विकास के अन्य पहलू हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। जैसे कि नैतिक विकास का जो लक्ष्य होता है शिक्षा का, सामाजिक और भावात्मक स्तर पर भी शिक्षा का उद्देश्य जो होता है, उन सभी को हासिल करने का शिक्षा नीति के माध्यम से प्रयास किया गया है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर आप देखते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान और समृद्ध परंपरा की बात की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति कितनी महत्व रखती है और कितना प्राचीन परंपरा में, प्राचीन शिक्षा परंपरा में आपके यहाँ से विभिन्न विद्वान, जो विश्व स्तर के विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बारह मिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम पिंगला, ये विभिन्न विद्वानों ने जो प्राचीन शिक्षा जो परंपरा रही है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने कितना बड़ा योगदान पूरे विश्व में दिया है, कितनी बड़ी-बड़ी रिसर्चेज इन लोगों ने किया है, विभिन्न चीज़ों को जो है विश्व स्तर पर इन्होंने विश्व को दिया है। इस तरीके से हम ये नकार नहीं सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा और प्राचीन शिक्षा जो प्रणाली रही है वो किसी से कम रही है। तो वो हमारी समृद्ध शिक्षण प्रणाली थी, उसको यहाँ पर अपनाने का प्रयास किया गया है, उसकी विशेषताओं को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा
के बारे में चर्चा की गई है और उसके महत्व को बताया गया है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर शिक्षक के महत्व को बताया गया है कि क्योंकि बुनियादी बदलाव के केंद्र में शिक्षक का भी होना ज़रूरी है। जो भी बदलाव होने जा रहे हैं इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस तरीके से शिक्षक को यहाँ पर क्योंकि शिक्षक की आजीविका, सम्मान, मर्यादा, स्वायत्तता यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात की गई है क्योंकि जब तक शिक्षक को आजीविका अच्छे से नहीं मिलेगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, मान मर्यादा उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है ताकि अच्छे से वो जो है विद्यार्थियों के विकास में अपना योगदान दे सके। इस तरीके से और साथ ही साथ जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये भी चीज़ें हैं। आगे आपको शिक्षा नीति में जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी कि क्या-क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। देखिए वही चीज़ें हैं कि सार्वभौमिक पहुँच शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ाना है, सभी तक शिक्षा को पहुँचाना है। तो कहीं से भी उनका निवास स्थान कहीं भी हो, सब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचेगी शिक्षा नीति के माध्यम से। इस शिक्षा नीति के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों, देखिए यहाँ पर हाशियाकरण की बात हो रही है, यानी जो किसी भी कारण से सामाजिक, आर्थिक या किसी भी रीजन से जो समुदाय हाशिए पर रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, उनको भी शिक्षा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो भी शिक्षा का जो स्वरूप है, जो संरचना है, उसके अंतर्गत लाना है, उन सभी को शिक्षा प्रदान करना है, यानी सार्वभौमिकता को बढ़ाना है। यहाँ पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखिए उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। शिक्षा नीति में इसका विस्तृत विवरण मिलेगा अभी आपको आगे। यानी जिनका प्रतिनिधित्व कम है शिक्षा में, उन समूहों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है। देखिए शिक्षा से समाज में बराबरी, समानता स्थापित होती है, सामाजिक न्याय स्थापित होता है। ये पहले ही आपने देखा, पहले ही पैराग्राफ में इसके बारे में चर्चा की गई है। और समाज में समानता, समावेशन, सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। यानी गतिशीलता आती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थिति जन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए। यानी सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हों, सभी को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। अगले पैराग्राफ में इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता, सांस्कृतिक विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। देखिए इन सभी बातों का नीति में समावेश होना है और किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें हैं भारत की समृद्ध विविधता। कि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी विविधता तो ज़रूर है, ये हमारी विविधता हमारी पहचान है, लेकिन हम विविधता में भी एकता को कितने अच्छे से कायम किए हुए हैं। यानी विविध होते हुए भी हम एक हैं। इस तरीके से विविधता को कायम रखना, समृद्ध विविधता को ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, उसको बनाए रखना, साथ ही साथ यूनिटी को मेंटेन रखना और संस्कृति के प्रति सम्मान रखने की बात की गई है। यानी कल्चर जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी प्राचीन विरासत है, उसके प्रति सम्मान को बरकरार रखने की बात की गई है और साथ ही देश के स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए और साथ ही देश में जो स्थानीय आवश्यकता है और वैश्विक संदर्भ में जो आवश्यकता है, उन सभी बातों को ध्यान रखा गया है। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपरा के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। इस तरीके से इन प्रकार के लक्ष्यों को समाहित किया गया है क्योंकि भारतीय जो विविध परंपरा है, भारतीय जो सामाजिक जो सांस्कृतिक जो अपने यहाँ की विविधता है और इस तरीके से ये विविधता जो रंग बिरंगी संस्कृति है भारत की अनोखी, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना
इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के युवाओं को भारत के देश के बारे में, इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला के बारे में, भाषा और ज्ञान परंपरा के बारे में ज्ञानवान बनाना है। इस तरीके से इस शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत की सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यहाँ के लोगों में आत्मज्ञान होगा, परस्पर सहयोग विकसित होगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता कायम होगी। इस तरीके से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय देखा, इसके पीछे जो मजबूत आधार है, जो मूलभूत संकल्पना है, जो मूल भाव है, उसको हम लोगों ने उस पर चर्चा किया। आगे की कक्षा में हम सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी और जो बदलाव होने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो बदलाव सुनिश्चित होने हैं, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।